Morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for agriculture. And students, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर के अंदर अपना करियर बनाने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल निशा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ फॉर योर आरआरबी स्केल 2 रिटन एग्जाम क्लियरेंस, राइट. और हेयर वी हैव अ कैंडिडेट जिनका भी आरआरबी 2 स्केल क्लियर हुआ है और ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज और ये भी एक एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, राइट. सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा निशा आपसे कुछ नए क्वेश्चन आज, राइट. तो एक वर्ड होता है निशा, ZBNF. क्या होता है ये बता सकते हैं? सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. व्हाट डज इट मीन, बताइए. सर इसमें सर मतलब कि केमिकल्स का बिना यूज किए हुए क्रॉप्स को ग्रो करवाना. सर इसमें जो फर्टिलाइजर्स और यूज किए जाते हैं वो सर कम मतलब कि उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना. एंड सर जो मैन्युअली फार्मर्स जो प्रिपेयर करते हैं जो जैसे कि सर केंचुए की खाद से बना के वो उस खाद का अगर उसके अंदर यूज करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में तो सर उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और जो सर सॉइल की जो क्वालिटी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी. क्योंकि सर अब जैसे कि फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं वो केमिकली बने हुए होते हैं तो सर उससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है. एंड सर अगर वो नेचुरल सब्सटेंस यूज करेंगे तो सर उनके अंदर जो सॉइल के जो सॉइल में जो मिनरल्स होंगे वो सर उनका जो मतलब उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा सर. बिल्कुल. क्रॉप इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं? क्रॉप इंटेंसिटी सर इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सोइंग एरिया डिवाइड बाई टोटल कल्टिवेटेड एरिया. सर अभी जो इंडिया में कितना होना चाहिए? सर इंडिया में अभी 136% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी. ओके, इससे क्या पता लगता है हमें? सर मतलब कि ये क्रॉप सघनता के बारे में, फसल सघनता बोलते हैं सर इसको हिंदी में, कि मतलब कितनी क्रॉप टोटल एरिया जितना है उसमें कितना कल्टीवेशन हुआ है क्रॉप का. ओके, वेरी गुड. मैं चांस दूंगा थोड़ा सा हमारे कलीग को, प्रमोद को, राइट. यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस. आप भी एग्रीकल्चर से ही हैं. मैडम आप डेयरी डेवलपमेंट से हो. yes, तो आप दूध की जो आप बोलते हो मैं क्वांटिटी मैनेजर थी. yes, sir. तो आप कैसे चेक मेजर करते थे? कैसे मेजर करते थे भी इसमें क्वांटिटी है या नहीं है, क्वालिटी क्या क्वालिटी है इसमें? यस सर इसमें सबसे पहले फार्मर्स जो हैं वो सैंपल लेके आते थे. मतलब कि वो जो मिल्क होता है उनका वो सबसे पहले चिलिंग सेंटर पे आता है. चिलिंग सेंटर पे भी पहले टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. वहाँ पे भी पहले फैट टेस्ट, SNF टेस्ट एंड अडल्ट्रेशन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट, सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. फिर उसके बाद में जो अलग अलग फार्मर्स का जो टोटल मिल्क होता है उनको कलेक्ट करके अगर वो मिल्क एक्सेप्टेबल होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और सारा मिल्क एक साथ में मिक्स करके फिर वो डेयरी प्लांट पे जाता है. एंड उसके बाद में फिर वहाँ पे डॉक लैब होती है. डॉक लैब में सारे टेस्ट वापस से परफॉर्म किए जाते हैं क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो भी उसमें अडल्ट्रेशन कर देते हैं. तो वहाँ पे भी फिर सारे फैट टेस्ट, एसिडिटी टेस्ट एंड प्रोटीन टेस्ट, अडल्ट्रेशन टेस्ट, सारे टेस्ट वापस से परफॉर्म किए जाते हैं. फिर अगर उसके बाद में अगर कुछ मिल्क में कुछ कमी आती है तो अगर एक्सेप्टेबल होगा तब तो एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर ज़्यादा अडल्ट्रेशन नहीं होगी तो सर उसका जैसे दही बना देंगे और घी बना देंगे ताकि उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाता है. मैम आपने जो भी एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके पास आपके जॉब के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आजकल सुना है आपने भी नकली दूध बन रहा है, सिंथेटिक दूध बन रहा है. कभी आपके टेस्टिंग लैब की टेस्टिंग के लिए ऐसा दूध पकड़ा गया आपको वहाँ? यस सर एक बार हुआ था कि जो मिल्क आया था वो मतलब पूरा टैंकर ही मतलब ऐसा था कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन थी तो वो मिल्क रिजेक्ट कर दिया गया. फिर फार्मर से बात की गई उसके बारे में कि मतलब इसमें ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है. तो फिर वो क्लियरली मतलब क्लियर एकदम बताते नहीं है कि हमने क्या किया, किस वजह से अडल्ट्रेशन. फिर उस दूध का आप करते क्या हो, नष्ट कर देते हो या फिर कुछ और करते हो उसका? अगर सारा मिल्क तो ड्रेन नहीं कर सकते. अगर होता है कि कुछ परसेंटेज तक उसका यूज किया जा सकता है तो उसको घी बना देते हैं क्योंकि घी बनाने में इतना टेम्परेचर होता है कि जो उसका इफेक्ट होता है अडल्ट्रेशन का वो खत्म हो जाता है. वेरी गुड. चलिए सर्विकल्चर से आप क्या समझते हैं? सेरिकल्चर सर ये मेनली सर कल्टीवेशन ऑफ सिल्क बाय प्रोड्यूसिंग सिल्क वॉर्म स्पीसीज. सर ये अभी जो सिल्क का है वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. सर जो इसकी एक मेन स्पीसीज़ है बॉम्बिक्स मोराई सर वो मेनली यूज की जाती है क्योंकि उससे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है. वेरी गुड. और सिल्वी कल्चर?
सिल्वी कल्चर सर ये इसमें फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स को एक साथ में ग्रो करने से रिलेटेड स्टडी करते हैं। सर Okay. इसमें जैसे क्रॉप्स भी ग्रो कर देते हैं और उसके साइड्स में सर मतलब लकड़ियाँ उगा देते हैं, जिससे सर उस क्रॉप्स के साथ साथ में लकड़ी का भी यूज हो जाता है, जो हमारे जो अभी रेगुलर लाइफ है उसमें भी यूज हो जाता है सर उसका। ओके, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या प्लान्स करोगे? फार्मर्स की सर इनकम बढ़ाने के लिए उनको अवेयर करवाएंगे कि उन्होंने जो क्रॉप्स ग्रो करी है सर उनको एमएसपी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। Right. तो सर अभी प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला था कि जो उनका जो एमएसपी है वो मतलब कि सर जैसे कि फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उनकी जो लागत कीमत होती है उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस उनको दिलवाने के लिए उन्होंने बात कही थी कि अगर 1.5 गुना प्राइस उनका ज़्यादा मिलेगा तो फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। एंड सर जो ये मतलब कि उनको फार्मर्स जो होते हैं वो सर स्टोरेज कंडीशन के बारे में उनको पता नहीं होता है कि क्रॉप्स को कहाँ स्टोर करना है, उनका कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है क्रॉप्स का। तो सर उसके बारे में अवेयर करके उनको, क्योंकि सर स्टोरेज वो फार्मर्स क्या करते हैं क्रॉप्स जैसे ही सर वो ग्रो करते हैं उसको डायरेक्टली सेल कर देते हैं। एंड सर उनको जितना उनका प्राइस मिलना चाहिए वो प्राइस उनको मिल नहीं पाता। इसलिए सर उनको स्टोरेज के बारे में भी अवेयर करवाते हैं कि उनका कहाँ स्टोरेज करना चाहिए, कैसे उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है, जिससे ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर एक इसमें सर मतलब कि फार्मर्स को अवेयर करवाते हैं कि कैसे वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें। जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उनके बारे में फार्मर्स को अवेयर करवाना, उससे रिलेटेड उनको एजुकेशन देने के लिए सर एक मतलब कि कुछ लोगों को ग्रुप बना दिया जाता है जिससे वो मतलब फार्मर्स के पास जाके उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, आपने अपनी स्टडीज के अंदर CACP ये वर्ड जरूर सुना होगा। Yes. तो आप बता सकते हैं क्या होता है ये? यस सर, सर ये एमएसपी को रिकमेंड करता है। Very सर good. इसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। वेरी गुड। Yes. क्या चीज होती है ये? सर ये एक मतलब कि जो एमएसपी होता है मिनिमम स्पॉट प्राइस, Very good. सर उसको मतलब कि डिसाइड नहीं करता सर, ये रिकमेंडेशन देता है कि किसी क्रॉप का कितना एमएसपी होना चाहिए। फिर उसके बाद में सर ये जो कमीशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब कि इसे बातचीत करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है फिर एमएसपी डिसाइड करती है। वेरी गुड। स्ट्रॉ बर्निंग आप समझ रहे होंगे, केस बहुत आते हैं। यस सर। तो स्ट्रॉ बर्निंग इन दिनों हमारे देश में, हमारे शहर में भी बहुत ऐसा फील हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इससे बहुत से जहरीलापन और पॉइजनस गैसेस इवॉल्व होती है हमारे एनवायरनमेंट में? Yes. तो पॉल्यूशन के लिए है ये सच में खतरनाक? यस सर। कैसे बताइए? सर अभी इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड सर इससे मतलब कि जो क्रॉप्स ग्रो करवाई होती है सर उनके अंदर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके केमिकल्स होते हैं। जब सर जैसे कि सर राइस है, राइस का जो वेस्टेज होता है सर उसको पराली बोलते हैं हिंदी में। सर जब उसको बर्न करते हैं तो सर उनसे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो सर एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। और एंड सर वो मतलब कि ये सॉइल के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। राइट। तो आपको लगता है ये हानिकारक है हमारे लिए? Yes. एनी एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? मैडम आपकी शिक्षा है उससे आप किसानों की आय दुगनी कैसे कर सकते हैं? आपकी शिक्षा को कैसे नॉलेज दोगे किसानों के भी उनकी आय दुगनी हो जाए या फिर बढ़ जाए, जिससे आपकी एनपीए होने से रिस्क है वो कम हो जाएगा? क्योंकि आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर मैनेजर जा रहे हो आप, तो आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे, लोन सेक्शन करने पड़ेंगे, लोन की रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी। बताइए। तो आप कैसे एनपीए होने से बचाएंगे वो आपकी शिक्षा के द्वारा? सर मेरी स्टडी डेयरी टेक्नोलॉजी में हुई है। तो सर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पे जा रही हूँ। तो सर मैं मेरी स्टडी को ऐसे रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि सर जो फार्मर्स होते हैं वो सर एनिमल्स भी रखते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो सर उनको नॉलेज नहीं होता कि अपने कैसे एनिमल्स रखने हैं, मतलब कि ब्रीड्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। तो मैं उनको बोलूँगी कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाले जो एनिमल्स हैं जैसे सर साहिवाल है, बुफेलो में मुर्रा स्पीसीज़ है, उनसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो वो मतलब वो वाली ब्रीड्स लाएं। और सर उनको लोन्स के बारे में भी अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको एनिमल्स के लिए भी लोन्स मिल सकता है। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप एनिमल्स के लिए भी लोन ले सकते हैं। एंड सर उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो जैसे अलग अलग होता है कि आपको 20 एनिमल्स के लिए लोन्स चाहिए एंड 10 एनिमल्स के लिए लोन चाहिए। बट सर इसमें एक मतलब मेन एक
पॉइंट होता है कि आपको 2 एनिमल्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, क्योंकि सर अगर इनका एनिमल्स का जो लैक्टेशन पीरियड होता है कुछ, अगर एक एनिमल मिल्क देना बंद कर देता है तो दूसरे एनिमल से प्रोडक्शन मतलब मिल्क प्रोड्यूस किया जा सकता एनिमल है। के सेक्शन कर दोगे आप। और सर ये एक स्कीम भी है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट स्कीम, जो नाबार्ड के थ्रू लाई गई थी, उसके अंडर में ये सब कुछ आता है। तो मतलब मैं उनको बता सकती हूँ कि कैसे वो अपनी मिल्क की प्रोसेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे। नाबार्ड के बारे में आप क्या बता सकते हैं, हमें बताइए। नाबार्ड सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सर ये 12 जुलाई 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था, और सर इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, एंड सर इसके जो चेयरपर्सन है वो हर्ष कुमार भावला है। सर मेनली सर जो नाबार्ड है वो मतलब कि बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाता है, ये डायरेक्टली फार्मर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकता। सर नाबार्ड का जो मेन फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि वो रूरल इकोनॉमी को कैसे डेवलप करे, एंड जो सर रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विसेज नहीं है तो वहाँ तक वो कैसे बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाए। एंड सर वो नई नई स्कीम्स भी लेके आता है कि फार्मर्स को उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो स्कीम्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और वित्तीय समावेतन के द्वारा वो स्कीम्स आगे आरआरबी की स्थापना क्यों हुई, किस कारण, मेनली क्या कारण था? बैंक तो पहले ही थे, कॉमर्शियल बैंक थे। यस सर। सर आरआरबी का भी मेन जो था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना ही था, क्योंकि सर रूरल एरियाज है वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी, तो इस मेन पर्पज यही था कि मतलब जो फार्मर्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। आपने अपनी स्टडीज के अंदर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा है? यस सर। बताइए इसके बारे में। सर एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसमें सर एनिमल्स की ब्रीड्स के बारे में स्टडी की जाती है कि कौन कौन सी ब्रीड्स होती है एनिमल्स की, बुफेलो काओ की ब्रीड्स, बुफेलो ब्रीड्स, एंड सर इसमें मिल्क की प्रोसेसिंग एंड उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे सर एनिमल से सर मीट भी मिलता है, एग भी मिलता है, तो सर सबके बारे में स्टडी की जाती है। और सर इसकी अंडर बहुत सारी ब्रांचेज आती है, जैसे कि सर डेयरी ब्रांच हो गई, एंड पोल्ट्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर, बहुत सारी ब्रांचेज है सर। वेरी गुड। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हमने आपसे प्लान अप किए थे आपने बहुत अच्छे से बताए। बहुत सी स्कीम्स चलती है फार्मर्स के लिए सरकार के द्वारा, कुछ स्कीम्स के नाम बता सकते हैं हमें? यस उनकी सर। ब्रीफ कर सकते हैं, बताइए। सर अभी रिसेंटली एक पीएम किसान स्कीम चलाई गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सर इसमें फार्मर्स को 6,000 पर ईयरली प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे फार्मर्स को जैसे सर कोई सीड परचेज करना है या फिर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट परचेज करना है एंड कोई स्टोरेज कंडीशन इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए सर उनको ये 6,000 पर ईयरली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड सर इसको 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 2,000 पर 4 मंथ। ओके, एनी मोर स्कीम्स? कोई और स्कीम आपके हिसाब से? सर एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके सर इसमें भी मतलब जो मतलब कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है तो सर उनकी फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती है वो ख़राब हो जाती है, राइट, तो वो सर उससे सर बीमा ले सकते हैं। जैसे सर इसमें अलग अलग डिसाइड होता है, खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, एंड जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनके लिए हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% है सर। और सर इसमें मतलब कि इसमें एक अप्लाई करने के लिए अगर मतलब जैसे आपने कोई क्रॉप की बुआई की है तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म फिल करना होता है, एंड जो क्लेम है वो आपको 14 दिन के अंदर मिलता है उसका। हाँ, खराब होने के 14 दिन के बाद तक उसका क्लेम मिल सकता है। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? नो थैंक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने अच्छा बताया ओवरऑल जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे। चले हमें ये बता दीजिए कि आप बैंकिंग में ही अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? यस सर। सर बैंकिंग सेक्टर एक पोटेंशियल सेक्टर है, इसमें सर अगर डिलीजेंट मैनर में वर्क किया जाए तो रेगुलर प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, एंड सर यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है इससे एक्टिवनेस भी बनी रहती है, एंड सर यहाँ पे सोशल रेपुटेशंस भी बहुत मिलती है सोसाइटी से, और सर यहाँ पर न्यू पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिलता रहता है जो सर मेरी एक हॉबी भी है। एंड मेनली सर जो बैंक है वो मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो एक मिडिल पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है सर, इसलिए सर मैं बैंकिंग सेक्टर को प्रेफर करूँगी। राइट, मुझे ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनल करियर को ज़्यादा वेटेज देते हैं या पर्सनल करियर को? सर प्रोफेशनल करियर को। इसका रीज़न?
सर रीजन क्योंकि सर प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ को साइड में रख के आपको प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। क्योंकि सर अगर मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तभी सर मैं यहाँ तक वेरी पहुँची। गुड। आपने अपनी ट्रेनिंग अहमदाबाद में गुजरात से की गुजरात थी, से, कहाँ yes, से की थी? पालनपुर गुजरात से। ओके। और आपने जो जॉब की वो बीकानेर में की है, Yes, कितने ईयर्स? 2 ईयर सर। 2 ईयर। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में काफ़ी मालूम चल गया होगा, Yes. राइट? उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लास्ट में जानना चाहते हैं एक अच्छा सा आपसे इंट्रोडक्शन, ताकि बेनिफिट मिले व्यूअर्स को भी कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन किस तरीके से बताया जा सकता है। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम निशा है, मैं अपने नाम के सिमिलर ही हूँ। सर मैं एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हूँ Okay. एंड बेसिकली सर मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जिसे फूड बास्केट ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। एंड सर मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से हुई है। एंड सर मुझे जॉब एक्सपीरियंस है, मैंने मोदी डेयरी में एज ए क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव वर्क भी किया है। Okay. सर मैं एक टीम स्पिरिट गर्ल हूँ, मुझे सारा क्रेडिट खुद से लेना अच्छा नहीं लगता। एंड सर रिगार्डिंग माई हॉबीज़ आई लाइक टू इंटरेक्ट विद न्यू पर्सनैलिटीज़ एंड लर्निंग फ्रॉम दैम। एंड सर आई ऑल्सो लाइक टू लर्निंग मोटिवेशनल स्टफ्स। And sir, regarding my strength, I am optimistic and self-confident. And sir, I also like to take challenges. गुड। मैडम आप बताइए, हमारा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? Last question, sir, आप सर पूछ सकते हो कि हम आपको ही क्यों लें? ओके, ओके, थैंक यू। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर प्रमोद से भी पूछना चाहूँगा। प्रमोद, आपको भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है? हाँ जी सर। वेरी गुड। आपको किस किस कंपनीज का एक्सपीरियंस है? सर मेरे को सीड कंपनी है और फर्टिलाइजर कंपनी, दोनों हमें कंपनी। आप अपनी कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स के नाम बताइए। सबसे पहले हमें सीड कंपनीज के नाम बताइए 2-4। सीड कंपनीज जो लोकल कंपनीज थे वो भी हमारी कंपटीटर थी, जैसे श्री राम सीड्स, Okay. शंकर सीड्स और बयानी सीड्स ओके, और इप्सा सीड्स राइट, इंटरनेशनल कंपनी है जो, ओके। और श्री राम एक इंटरनेशनल कंपनी भी है, वो भी थी। अब हमें बताइए कि आपने जो फर्टिलाइजर में काम किया, हाँ जी, जी। तो उसमें कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स थे? सर उसके अंदर इफ्को थी, Okay. क्रिप्को थी, श्री राम थी, राइट, मोजेक थी, और सर 1-2 कंपनियां और थी, मान लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी आंसर देने का। आई होप यू हैव सीन निशाज इंटरव्यू, इट वाज रियली वंडरफुल। तो आपको बहुत सा नॉलेज मिला, यही अल्टीमेट एम था। हमने आपको 15 मिनट वीडियोस दे रखे हैं आपकी इंटरव्यूज़ पर, बॉडी लैंग्वेज पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, स्पोकन इंग्लिश पर। होप आप पसंद करते हैं हमारे वीडियोस को। डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स के अंदर कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो, आपको आंसर ना आता हो, बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू निशा फॉर पार्टिसिपेशन, वेरी गुड।